दोस्तों नमस्कार। आज चुनावी राजनीति की बात नहीं करूंगा, बात करूंगा आचरण की राजनीति की। वो आचरण की राजनीति जिसकी नींव स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रखी गई, चर्चा हुई, बहसें हुई संविधान सभा के भीतर, और आने वाले मुस्तकबिल, आने वाले देश के भविष्य के बारे में तय हुआ कि किस आधार पर सरकारें बनेंगी, किस आधार पर सरकार चलेगी और वो सरकार जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी होगी। विभाजन क्या नफरत के बिना संभव नहीं है। हर चुनाव में तब से लेकर के अब तक ये होता रहा है कि जनता बटी रही है। लोगों ने कभी कांग्रेस पार्टी को बड़ा बहुमत दिया, लेकिन तब भी बहुत सारे लोग थे जो सोशलिस्ट पार्टी के साथ थे, समाजवादी मूल्यों के साथ थे। तब भी बहुत सारे लोग थे जो जनसंघ, रामराज्य परिषद, हिंदू महासभा के साथ थे। लेकिन तब इस कदर विभाजनकारी राजनीति नहीं थी, वो नफरत का गुबार नहीं था, वो डर का माहौल नहीं था। और प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, मुख्यमंत्री जैसे पदों को सुशोभित करने वाले लोग कभी इस कदर गिरी हुई भाषा में बात नहीं करते थे। आप लगातार देख और सुन रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा क्या बोल रहे हैं। और हद तो आज हो गई जब नरेंद्र मोदी ने झारखंड में यहां तक डराया, यहां तक कहा, जिस गलीज भाषा का इस्तेमाल किया, मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री जिस गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे शर्म आती है कि मैं इस देश में इस वक्त हूं जब राजनीति चुनाव के लिए सत्ताधारी पार्टी इस तरह के गिरे हुए शब्दों और नफरत के गुबार के जरिए चुनाव जीतना चाहती हो। लोकसभा चुनाव में जहां नरेंद्र मोदी डरा रहे थे लोगों को कि वो आएंगे तो दो में से एक भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, उन्होंने मटन, मछली, मांस, इस सब का डर दिखाया, हिंदू मुसलमान किया, शमशान कब्रिस्तान किया। लेकिन उसी लोकसभा चुनाव में एक व्यक्ति, राहुल गांधी, लगातार बहुत नैतिक रूप से चुनाव प्रचार में एक मुद्दा और उसके साथ कुछ बुनियादी मुद्दे खड़े कर रहे थे। जो सबसे केंद्रीय मुद्दा था वो था संविधान बचाने का। इसलिए मुद्दा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये मुनादी की थी, ऐलान किया था कि हम 400 सीटें जीत करके आएंगे, संविधान बदलेंगे। और राहुल गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, गांधी, पटेल, मौलाना आजाद, इन सबके तो मूल्यों और चिंतन, बहसों, जीवन के अनुभवों को तो समेटा ही। संविधान में तो भगत सिंह की आत्मा भी बोलती है, समाजवादी मूल्यों में। किसानों, मजदूरों की बात करने वाला वो नौजवान जो इस देश के लिए शहीद हुआ, मैं कई बार सोचता हूं कि क्या भगत सिंह आज होते तो वो इस समय के हालातों में, खास करके सत्ताधारी दल के नेताओं की इस बदजुबानी को किस रूप में लेते? क्या वे शर्मसार नहीं होते? मुझे नहीं पता कि वो
कोई स्वर्ग जाता है कि नहीं जाता है, या आत्मा और परमात्मा जैसा कुछ है, लेकिन हम मान लें उसी थ्योरी को कि भगत सिंह स्वर्ग से देख रहे होंगे इस देश को, तो क्या अपने फांसी के फंदे को वो और कसता हुआ नहीं महसूस कर रहे होंगे? प्रधानमंत्री आज जिस भाषा में बात कर रहा है, मैं कर रहे हैं नहीं बोलूंगा, जो प्रधानमंत्री ये कह रहा हो कि वो लोग बेटियां छीन लेंगे, बेटियां उठा ले जाएंगे, कौन सी भाषा है? रोटी छीन लेंगे समझ में आता है एक बार कि आप विपक्ष पर ये प्रहार करें, जो सत्ता में राजनीतिक दल है उस पर ये प्रहार करें, भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं, उसे गुंडागर्दी करने का आरोप लगाएं। ये सब बातें समझ में आती हैं, चलता है राजनीति में, लेकिन कोई इस कदर गिर जाए और ये कहे कि वो तुम्हारी बेटियां छीन ले जाएंगे, आपको कैसा लग रहा है ये शब्द सुन के? अच्छा है कि आपने वो प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना, और सुनना भी नहीं चाहिए। नफरत से मोहब्बत नहीं पैदा होती। तो जो प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो, और वहीं पे हेमंता बिस्वा शर्मा एक रहेंगे, शेफ रहेंगे और घुसपैठिए हैं। अरे कमबख्त, जब बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे थे तो उनको बॉर्डर पर रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल। और वो किसके अंडर में आते हैं? राहुल गांधी के अंडर में आते हैं कि हेमंत सोरेन के अंडर में आते हैं कि अखिलेश यादव के अंडर में आते हैं कि संजय सिंह के अंडर में आते हैं? डराता किसको है? इसका मतलब है कि आपका होम मिनिस्टर जिसके अंडर में वो अर्धसैनिक बल आते हैं वो निकम्मा है, नकारा है, निकाल करके बाहर फेंकिए उसको। और जिस बांग्लादेशी घुसपैठ की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, शेख हसीना वाजिद को किसने एंट्री करवाई? बांग्लादेश में आज भारत के खिलाफ अगर नफरत पनप रही है तो उसके आंतरिक हालातों में एक ये भी है कि आपने उस प्रधानमंत्री को शरण दी जो वहां खलनायक की स्थिति में पहुंच गई थी। वो घुसपैठिया नहीं थी जिनको आप रेड कारपेट बिछा करके जिनका आप वेलकम कर रहे थे, वो अभी भी यही हैं। अब कहीं चली गई हैं तो मुझे नहीं मालूम। अब इस भाषा के सामने मैं जिस सवाल को आज उठा रहा हूं और बात कर रहा हूं उस आचरण की, राजनीति की, जो मूल हमारे पुरखों ने निर्मित किए, गांधी ने, नेहरू ने, अंबेडकर ने, और जो स्वप्न भगत सिंह ने देखा, चंद्रशेखर आजाद ने देखा, जो स्वप्न ऊधम सिंह ने देखा था अपनी शहादत देते हुए, वो स्वप्न और जिस आचरण की बात स्वाधीनता संग्राम सेनानी कर रहे हैं और संविधान सभा में जो लोग बैठे हैं वो कर रहे हैं, क्या वो आचरण बचा हुआ है? आपके सामने एक विपक्ष है और विपक्ष के सबसे मजबूत नेता के रूप में, और मजबूत का मतलब 56 इंच की छाती वाला नहीं, मजबूत मैं कह रहा हूं कि जो लोगों के दिलों में बड़ा है, जिसकी रूह लोगों की आत्मा से कनेक्ट कर रही है, जो किसानों के गले लगता है, किसी मोची की दुकान पर जाकर के उस दर्द को महसूस करता है, उस नाई से बाल कटवाते हुए बात करता है, उसकी तकलीफों को सुनता है,
दिवाली के दियों को बनाते हुए कुम्हार के सपनों के बिखरते हुए सपनों को महसूस करता है। जो घरों में पुताई करने वाले हैं उनके हाथों की जलन को महसूस करता है। वो व्यक्ति उस प्रधानमंत्री के सामने है जो प्रधानमंत्री भाषा के मामले में किसी भी हद तक गिर जाना चाहता है। राहुल गांधी संविधान बचाने और देश बचाने की बात कर रहे हैं। कल राहुल गांधी वायनाड में थे, अपनी बहन का चुनाव प्रचार कर रहे थे। राहुल गांधी वहां कह रहे थे कि इस देश में दो तरह के लोग हैं, दो विचार हैं। एक वो पार्टी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है, एक वो विचार है जो संविधान को नेस्तनाबूद करना चाहता है, और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की सुरक्षा कर रहे हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। ये जो राहुल गांधी का भाषण है, जरा आप इसका विश्लेषण कीजिए। उस भाषण पर हो सकता है तालियां ना बजे, और नहीं बजेंगी, क्योंकि उसमें कोई उत्तेजना नहीं है, उसमें सागर जैसी गहराई है, उसमें गंभीरता है, और गंभीरता के साथ साथ जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण, और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बैठा है वो डरा रहा है, इसका मतलब है कि वो नालायक भी है और निकम्मा भी है। प्रधानमंत्री होते हुए अगर ये हो रहा है, हो सकता है, तो वो किस मर्जी की दवा है? मेरा सवाल तो सीधा प्रधानमंत्री से है कि अगर इस देश में कोई घुसपैठिया किसी की बेटी को उठा करके ले जाएगा तो तुम क्या करोगे? केवल दुनिया भर का चक्कर लगाओगे? मेरा सम्मान उस पद के प्रति है, व्यक्ति के प्रति नहीं है। और ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है। जिस पद पर ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जो इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करता हो, मेरे मन में कोई सम्मान नहीं, हो भी नहीं सकता। उस पद के प्रति मेरा रिगार्ड है। एक तरफ राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो व्यक्ति कभी उत्तेजनापूर्ण भाषण नहीं देता जिन पर तालियां बजती हैं, लोग झूमते हैं। हो सकता है कि आप ये कहें कि उनके भाषण में वो रवानगी नहीं है, लेकिन वो शुष्कता भी नहीं है, वो गंभीरता है, क्योंकि उसमें हमारे और आपके हितों की बात है, हमारे संरक्षण की बात है, हमारी सुरक्षा की बात है। संविधान की सुरक्षा का मतलब है हमारी सुरक्षा, इस देश के कमजोरों की सुरक्षा, किसानों मजदूरों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों मुसलमानों ईसाइयों की सुरक्षा, उनकी संस्कृति की सुरक्षा, उनकी भाषा की सुरक्षा, दक्षिण भारतीयों के अपने गर्व गौरव की सुरक्षा, उनके इतिहास का संरक्षण, और समूचे स्तर पर इस देश के भीतर का जो बंधुत्व भाव है, जो लगातार छलनी किया जा रहा है, उसको संरक्षित करना, दलितों के, अपने आदिवासियों के आरक्षण के अधिकार की सुरक्षा, और इस देश में जो गरीब है उसे संविधान वो रास्ता देता है, सुरक्षा देता है, संरक्षण देता है कि वो अपनी उन्नति कर सके, सशक्त हो सके। वो संविधान है। उस संविधान की सुरक्षा का दायित्व तो हमारे और आपके कंधों पर है। राहुल गांधी का भाषण आपको अच्छा लगे न लगे, लेकिन भाषण की बातें, भाषण का मर्म अगर आपको अच्छा लगता है, और लगता ही है लोगों को, लोग एप्रिशिएट करते हैं, मुझे मालूम है। लेकिन सवाल यह है कि जहां प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोल रहे हो, वहां एक ऐसा नैतिक और आचरण करने वाला व्यक्ति जो ईमानदार है,
तो नैतिक और ईमानदार व्यक्ति जहां इस आतंककारी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति के से मुकाबला कर रहा हो, वो कैसे जीतेगा? उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी हमारी है कि हम उस व्यक्ति को जो निहत्था है, जिसकी जबान पर भी प्रेम है, मोहब्बत है, मोहब्बत की दुकान की बात करता है, जो सौहार्द की बात करता है, जो गले लगाने की बात करता है, जो दलितों पिछड़ों के अधिकारों को दिलाने की बात करता है, जो महिलाओं को सम्मान देता है। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि आजादी के समय महिलाओं के लिए सम्मान और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए दो शख्स, अब मैं सिर्फ दो ही नाम ले रहा हूं, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अंबेडकर और नेहरू, और उसमें भी अंबेडकर सबसे ज्यादा, जिन्होंने स्त्रियों के अधिकारों, उनके गर्व, जो गौरव है, उसकी रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नेहरू हैं जो थोड़ा सा राजनीतिक रूप से वो करना चाहते, रिगार्ड उनके भी मन में है, वो भी स्त्रियों को अधिकार दिलाना चाहते हैं। ये दो शख्स ऐसे हैं, मैंने कहा ना कि मैं और नाम नहीं ले रहा, वो रिगार्ड मुझे आज राहुल गांधी में दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी जब महिलाओं से हाथ मिलाते हैं, कि कंधों पर हाथ रख के चलते हैं, तो वो एक भाई का प्रेम होता है, एक मित्र का प्रेम होता है, एक संरक्षक का प्रेम होता है, वो एक विश्वास का भाव है कि हम हैं। वो फिल्म आई थी ना कि मैं हूं ना, ये एहसास कराना, ये विश्वास दिलाना। तो जिस व्यक्ति ने बहनों को, बेटियों को, दोस्तों को और ये विश्वास दिलाया, उस व्यक्ति की भाषा में इसमें प्रेम है और सौहार्द है, वो नरेंद्र मोदी से मुकाबला कैसे करेगा? मुझे लगता है कि उसका इलाज सिर्फ आपके पास है, हमारे पास है। विश्वास मेरा है मुकाबला तो होगा। राहुल गांधी अपनी इसी भाषा में बात करते रहे। राहुल गांधी की राजनीति में बहुत सारी हम कमियों की बात करते रहते हैं, और मेरा ये एकदम मानना है कि कोई भी आदमी आलोचना से परे नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं। कमियां हर व्यक्ति में है और उनकी बात होनी चाहिए। इसीलिए मैं कमेंट्स में देखता हूं कि आप जो भी मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उससे सीखता हूं। गालियों की बात अलग है, जो उनको इग्नोर मारता हूं, लेकिन ये होना चाहिए। राहुल गांधी में हो सकता है कि उनके जो संगी साथी हैं और भी लोग हैं, उनमें खामियां हों, लेकिन मैं एक व्यक्ति के तौर पर एक ऐसा नेता जिसकी आचरण की शुद्धता, नैतिक ईमानदारी इतनी प्रगाढ़ है कि वो इन अल्फाजों का उसी प्रेम और सौहार्द से मुकाबला करेगा। संगी साथी आपको बनना है, हमको बनना है। बहुत शुक्रिया।